जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए आज हम लोग झारखंड जीके के 100 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के ये सेशन में। और यहाँ से कई ऐसे सवाल होंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में केवल हम सवालों को ही नहीं, साथ ही साथ उसके जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपको बताना कि शासन व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, तो शासन व्यवस्था से भी कई बार सवाल जो यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस शासन व्यवस्था से कैसे सवाल बनते हैं। तो इससे जुड़े भी कई बार एग्जाम में सवाल जो वो देखने को आपको मिलेगा। तो बता दें कि बरकंदाज का जो कार्य होता था मुंडा शासन व्यवस्था में होता है, वो क्या होता था? सिपाही के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर। बता दें कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है गांव, और गांव का प्रधान होता है मुंडा। इसमें से बरकंदाज और इसके अलावा और भी कई, मुंडा के अलावा और भी कई ऐसे पद होते हैं, जैसे ठाकुर जो कि पढ़ा राजा का सहायक होता है, दीवान जो कि पढ़ा राजा का मंत्री होता है। बता दें कि दीवान जो है वो दो क्षेत्रों में बटा होता है, एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान। ठीक है, एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान, ये दो भागों में बटा होता है दीवान का जो भाग होता है। उसके अलावा पांडे की अगर बात करें तो जो कागजातों या दस्तावेजों को संभालने का कार्य होता है वो पांडे का होता है। बरकंदाज बता दें कि सिपाही गांव-गांव में नोटिस भेजने का कार्य करता है, उसी को मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज के नाम से जाना जाता है। लाल की अगर बात किया जाए तो सभा में वकील की भांति कार्य करने वाले को लाल के नाम से जाना जाता है। गांव की सबसे बड़ी इकाई जो मानी जाती है वो पढ़ा को माना जाता है, जिसमें से 12 से 20 गांव, 12 से लेकर के 20 गांव को मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता है। और इस पढ़ा का जो प्रधान कहलाता है वो कहलाता है पढ़ा राजा। वो क्या कहलाता है? पढ़ा राजा कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके अलावा पढ़ा से एक बड़ी इकाई भी मानी जाती है जिसका नाम है राज। पढ़ा से एक बड़ी इकाई भी माना जाता है जिसका नाम रहता है राज। ठीक है, राज के नीचे रहता है पढ़ा, इसके नीचे और भी जो भी वो होते हैं गांव वगैरह जो आते हैं ये सभी नीचे आता है। ठीक है, तो इसमें से राज का जो प्रधान कहलाता है वो कहलाता है राजा। ठीक है, पढ़ा का राजा प्रधान जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है पढ़ा राजा, या तो फिर कई जगह पे मानकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि गांव का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तो गांव का प्रधान होता है वो कहलाता है मुंडा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखने हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस शासन व्यवस्था ने मानकी के स्थान पर भूयहर शब्द का प्रचलन चलाया? तो मुंडा शासन बता दें कि भूयहर शब्द का प्रचलन किस शासन व्यवस्था की बात कर रहा है? यहाँ पे मानकी शासन व्यवस्था की बात, यहाँ पे मानकी शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। तो बता दें इसका सबसे आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नागवंशी शासन व्यवस्था। छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था को नागवंशी शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो जो भी नागवंशी राजा थे छोटा नागपुर के, उनके राजाओं की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। उसमें से क्या होता है कि पढ़ा जो होता था वो 12 से 20 गाँव को मिला करके एक पढ़ा का निर्माण होता है, जिसके प्रधान क्या कहलाते हैं? मानकी। तो यही मानकी शब्द के स्थान पे क्या किया उन्होंने? भूयहर शब्द का उपयोग किया। नागवंशी शासन तंत्र का जो प्रमुख कहलाता है वो राजा कहलाता है, जो कि इनकी अंतिम न्यायालय के समान मानी जाती है। यानी जो पढ़ा का जो न्याय होगा, जो भी फैसला आएगा वो अंतिम फैसला के रूप में माना जाएगा। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अंतिम निर्णय होगा, तो उसी प्रकार से इनकी जो पढ़ा शासन व्यवस्था में जो देखने को मिलता है ये अंतिम फैसला के रूप में माना जाता है, अंतिम न्यायालय के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी पाहन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सवाल तो सबसे पहले ये बनता है कि पढ़ा शासन व्यवस्था आखिर में किस जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था को कहा जाता है? तो बता दें कि उरांव जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके गांव के पुजारी को पाहन कहा जाता है, गांव के पुजारी को पाहन कहलाता है।
जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गांव के पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है, तो महतो कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, गांव का पुजारी पूछे तो पाहन कहलाएगा। गांव पंचायत का प्रधान जो होता है वो महतो होता है। महतो का पद जो होता है वो वंशानुगत एवं ज्येष्ठता के आधार पर ये तय होता है। या तो उसके वंश वाले, यानी अगर कोई आज महतो है तो उसका अगला जो महतो बनेगा या तो उसके पुत्र बनेंगे, और अगर उनके पुत्र नहीं हैं, यानी उनके वंश में कोई वैसा लड़का नहीं है, तो फिर वहाँ पे तय किया जाता है कि ज्येष्ठता, यानी उस गांव में जो ज्येष्ठ व्यक्ति है, जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनके आधार पर जो है वो महतो का चयन होता है। पाहन का चुनाव जो होता है वो सरहुल पर्व के दिन में होता है, पाहन का चुनाव। और यहाँ पे एक शब्द और आता है भंडारी, जो कि संदेशवाहक के रूप में काम करता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल है, किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है? किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है? तो बता दें कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में कई ऐसे पद होते हैं जैसे मांझी, भगदो प्रजा, लासेर टंगोय, नायके जैसे शब्द का प्रयोग जो वो किया जाता है। इसमें से एक परगना शब्द आपको मिलेगा। परगना, जैसे अभी हमने पढ़ा पंचायत वगैरह देखा ना, और राज हमने देखा, उसी प्रकार से यहाँ पे परगना बनता है। परगना दरअसल ये जो होता है वो 15 से 20 गांव को मिला करके एक परगना का निर्माण होता है, और इस परगना का प्रमुख कहलाता है वो परगनैत कहलाता है। क्या कहलाता है? परगनैत कहलाता है, जो इस परगना का मुखिया होता है। नागवंशी शासन माफ कीजिएगा, मांझी शासन व्यवस्था में जो सबसे हल्का दंड होता है वो करेला के नाम से जाना जाता है। इसमें करेला जो होता है वो सबसे छोटा दंड माना जाता है, जो कि 1.5 रुपये का आर्थिक दंड के रूप में जाना जाता है। जबकि सबसे कठोर सजा जो इनमें प्रचलित है वो उसको कहा जाता है बिटलाहा, या बिटलाह आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सवालों में आपको देखने को मिला होगा। बिटलाहा दरअसल ऐसी सजा होती है जो कि यौन शोषण जैसे और बड़े घृणित अपराध जो होते हैं उसके खिलाफ जो वो यह सजा जो वो दिया जाता है, या दंड जो वो दिया जाता है, जिसमें से सामाजिक बहिष्कार तक इसमें निर्णय लिया जाता है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके तहत फिर उस व्यक्ति को जो वो इस कठोर दंड से उसे मुक्ति मिल सकता है। उसके लिए प्रावधान किया गया कि कुछ जैसे गांव में सामूहिक रूप से भोज का आयोजन किया जाता है, उसमें से अगर कोई सबको वो भोज देता है, उसके बाद जो वो उसे यह कठोर दंड से जो वो माफ़ी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर के एक पीढ़ का निर्माण होता है? तो अब देखिए क्या कि अलग अलग शासन व्यवस्था में आपको अलग अलग नामों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं पे आपने देखा कि क्या है, पढ़ा शब्द का निर्माण पढ़ा शब्द का उपयोग किया जा रहा है, कहीं पे हमने देखा राज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं पे आपको परगना शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं पे आपको पीढ़ शब्द का निर्माण उपयोग किया जा रहा है। ये अलग अलग जनजातियों की अलग अलग शासन व्यवस्था है, और जब आप पढ़ेंगे तो शासन व्यवस्था में आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इन चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में एक एक करके सभी शासन व्यवस्था को समझने वाले हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बता दें कि होर जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसके गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है, और गांव का धार्मिक प्रधान दिवरी के नाम से जाना जाता है, दिवरी। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि होर जनजाति की शासन व्यवस्था या मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो है वो क्या कहलाता है? तो मुंडा कहलाता है। गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दिवरी कहलाता है। यहाँ पे एक पीढ़ जो बनता है ना, एक पीढ़ का निर्माण जो होता है वो 15 से 20 गांव को मिलाकर के एक पीढ़ का निर्माण होता है, और उसका प्रधान क्या कहलाता है? उस पीढ़ का प्रधान कहलाता है मानकी। ये सारा चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कितने स्तरों में बटा हुआ है? तो यहाँ पे क्या कि डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, फिर एक नई शासन व्यवस्था का नाम हमने देखा। तो डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था या जो वो खड़िया जनजाति में प्रचलित शासन व्यवस्था को ही डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और यह 2 स्तरों में बटा हुआ है। एक तो है
डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, एक है डोकलो व्यवस्था और एक है सोहोर व्यवस्था। ये दो नाम से ही मिलकर के इस शासन व्यवस्था को नाम दिया गया है डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। एक होता है डोकलो, डोकलो बता दें कि यह गांव स्तर पर गांव पंचायत होता है, जबकि सोहोर व्यवस्था जो होता है वो बड़े स्तर पर जो है वो सोहोर पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 2 स्तर पर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संथाल जनसंख्या के आधार पर जनजातियों में इसका स्थान है। बता दें कि संथाल जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बता दें कि इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सी जनजाति जो वो आदिम जनजातियों के अंतर्गत नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे आदिम जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। झारखंड में कुल 32 जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि झारखंड में कुल कितनी तरह की जनजातियां देखने को मिलती है, तो 32 जनजातियों के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। उसमें से हम लोगों को जो वो आदिम जनजाति की अगर बात किया जाए तो इसमें आदिम जनजाति 8 आदिम जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? बिरहोर, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और असूर। इसको याद करने का एक ट्रिक भी हमने बताया था आपको कि अगर आपको इसको याद करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेंटेंस लिखना है। पहला लिखना है बीबी शौकों पर समाये, बीबी शौकों पर समाये। बी से हो गया बिरजिया, फिर बिरहोर हो गया, बी से बिरजिया हो गया, सौ से हो गया सौरिया पहाड़िया, को से हो गया कोरवा, पर से हो गया परहिया, समाये। ठीक है, ये नाम आपने अगर आपको इसको याद कर लिए तो आपको यहाँ पे 8 आदिम जनजाति आसानी से याद रखेंगे। बीबी शौकों पर समाये, तो बीबियों का शौक भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, हमेशा वो शौकों पर समाई होती है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बिरहोर, बिरजिया, शौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, उसके बाद आता है सबर, माल पहाड़िया और असूर। ये आपको 8 आदिम जनजाति के बारे में आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नहीं है, तो सबर तो है, बिरजिया भी है, परहिया है, लेकिन चीक बड़ाइक नहीं है। चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये बुनकर के रूप में जाने जाते हैं। ये कपड़े, हाथों के बने कपड़े के लिए काफ़ी ज़्यादा ये निपुण माने जाते हैं अपने आप में। तो इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी चीक बड़ाइक जो है वो आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। झारखंड की जनसंख्या में सदान की जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या बताने के पूर्व में पहले तो ये समझना है कि आखिर में सदान होता क्या है, सदान हम किसे कहते हैं झारखंड में। तो झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्राचीन गैर जनजातीय। ठीक है, गैर जनजातीय, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम सदान के रूप में जानते हैं। सदान झारखंड के पुराने या मूल निवासी हैं और सदान की कुल जनसंख्या झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 60% है। तो लगभग 60% जो वो झारखंड में सदानों की जनसंख्या के रूप में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किन्हें झारखंड का गांधी के उपनाम से जाना जाता है? इनमें से किसे जो वो झारखंड के गांधी के नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागुन सुमरई। बागुन सुमरई के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो एक बार आप गूगल पे सर्च करेंगे बागुन सुमरई, आपको पूरा डिटेल उनके बारे में पता चल जाएगा और इनके बारे में आप सभी चीज़ों को जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के सरना धर्म से संबंधित गलत कथन का चयन करें। आपको बताना है कि सरना धर्म के से संबंधित कौन सा कथन जो वो गलत है। यह झारखंड का आदि धर्म है, बिल्कुल सही है। सरना स्थल या जाहिर थान में साल वृक्षों के झुंड होते हैं जो इनका पवित्र वृक्ष है, ये भी सही है। ये मूर्ति पूजा को विशेष महत्व देते हैं, ये गलत है। सरना धर्म झारखंड का सबसे पुराना धर्म है। तो ये 3 ऑप्शन तो सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रकृति पूजक होते हैं, है ना। ये मुख्य रूप से प्रकृति पूजक माने जाते हैं, ना कि मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजा को ये लोग उतना महत्व नहीं देते। सरना धर्म से संबंधित जो भी होते हैं वो प्रकृति पूजा की ज़्यादा
महत्व देते हैं और प्रकृति पूजा के समीप ये ज़्यादा देखते हैं और इनका झुकाव जो होता है वो प्रकृति पूजा के रूप में जाना जाता है। ये झारखंड के आदि धर्म के रूप में भी जाना जाता है। सरना स्थल या जाहिर स्थान में साल वृक्षों के झुंड होते हैं जो इनका पवित्र वृक्ष भी होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, उस व्यक्ति की पहचान करें जिन्हें 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को सिसई स्थित अखाड़े में सुबह सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने के पूर्व में प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया तो बोधन सिंह ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। उस व्यक्ति की पहचान करना कि वो व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुरगू गांव के सिसई गुमला जिले में इनका जन्म होता है। वीर साहसी और अधिक बोलने वाले को खड़िया भाषा में तेबलंगा कहते हैं, है ना। इन्हीं के नाम पर इनका जो नाम पड़ा है वो तेलंगा खड़िया पड़ा है, क्योंकि वीर साहसी तो थे ही और अधिक बोलने वाले को खड़िया भाषा में जो वो तेबलंगा कहा जाता है। तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम जो वो पड़ा है तेलंगा खड़िया, और खड़िया जनजाति से ये संबंधित है, इसीलिए इन चीज़ों को याद रखना है। वे मुरगू ग्राम के जमींदार तथा पाहन परिवार से संबंधित थे। इन्हें सरना धर्म पर अटूट विश्वास भी था। एक किसान के साथ साथ ये अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे तथा अपने लोगों को शिक्षा भी दिया करते थे। इनका निधन की अगर बात किया जाए तो 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को सिसई गुमला में इनका जो वो निधन हो गया। तो ये भी सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है तेलंगा खड़िया जी के बारे में। अगला सवाल है कि नागरिक उड्डयन का जन्मदाता के नाम से विख्यात JRD टाटा, जहांगीर जी, रतन जी, दादा भाई टाटा, टाटा समूह के कौन से अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चौथे अध्यक्ष हम पूछ रहे हैं तो इसमें मेन इसका रीजन क्या है। तो चलिए पहला अध्यक्ष भी जानते हैं। अगर इसके पहले अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा JN टाटा, जहांगीर जी नौशेरवान जी टाटा, जिनका कार्यकाल 1868 ईस्वी से लेकर के 1904 ईस्वी तक इनका जो वो अध्यक्ष पद के रूप में ये कार्यरत रहते हैं। दूसरे अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं दोराब जी टाटा, जिनका टाइम जो रहता है 1904 से लेकर के 1938 तक ये रहते हैं। तीसरा अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं नौरोजी सकलतवाला, जो कि 1932 से लेकर के, हालांकि इसमें बीच में ही इनका खत्म हो जाता है और 1932 से ये फिर माफ कीजिएगा 1904 से लेकर के 1932 होगा यहाँ पे, है ना, 1932, और यहाँ पे 32 से हो जाएगा 1932 से 1938 तक। और चौथे अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं JRD टाटा, जो कि 1938 से लेकर के 91 तक ये चौथे अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि JRD टाटा को ही बॉम्बे प्लान का जो वो पूरा बॉम्बे प्लान तैयार करने के लिए भी जाना जाता है इनको 1944-45 में, और साथ ही साथ प्रथम भारतीय व्यक्ति भी थे ये जिन्हें पायलट लाइसेंस भी दिया गया था 1929 ईस्वी में JRD टाटा को। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 15 अक्टूबर 1932 ईस्वी को टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। 1946 ईस्वी में एयर इंडिया इसका नाम बदल कर दिया गया, जो कि 49% भारत सरकार का इसमें शेयर हो गया। उसके बाद इसका जो वो नामकरण टाटा एयरलाइन से बदल करके एयर इंडिया कर दिया गया। फिर इसका राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1953 में। फिर देखिए कि समय का चक्र देखिए, फिर वापस आता है 2021 का समय, और फिर वापस 18,000 करोड़ रुपए में एक बड़ा डील होता है, और फिर से जो एयर इंडिया था वो वापस टाटा एयरलाइंस के रूप में वापस फिर अपना जगह पे पहुंच जाता है। तो 2021 में ये 18,000 करोड़ रुपए का डील था। ये आपको हो सकता है कि सवाल अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो 18,000 करोड़ ये भी आपको याद रखने। और दिसंबर 2021 में ये सारा चीज़ डिक्लेयर हो जाता है, और जनवरी में उनका कार्य जो वो बिल्कुल टाटा एयरलाइंस के रूप में फिर से अपना शुरू कर देते हैं। एक आपने इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1945 में टाटा के द्वारा ही किया गया था, और इनमें से इनका योगदान भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। किनका? JRD टाटा का। इन्हें भारत रत्न 1992 में प्रथम उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है 1992 ईस्वी में। वर्तमान में टाटा के चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखर जो वो टाटा
चेयरमैन जो है वो अभी वर्तमान में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी चौथे अध्यक्ष। 8 से 10 मार्च 1941 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन में किसने कहा कि मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे? तो यह किसने कहा था? 8 से 10 मार्च में 1941 में रांची में एक आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन चल रहा था, उसी में किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी स्वीकृति कब दी थी? सवाल को फिर से एक बार पढ़ते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी स्वीकृति कब दी थी? देखिए, आज बड़ी ही खुशी की बात हो रही है कि आज 15 नवंबर है और आज के दिन में ही यह वीडियो बना रहे हैं, जो कि झारखंड के 22वें स्थापना दिवस के दिन में आज हम लोग जो है यह वीडियो को हम लोग देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं और इस वीडियो को बना पा रहे हैं। तो बता दें कि झारखंड राज्य भले आज हम लोगों को लगता है कि अलग राज्य के रूप में मिल गया, लेकिन उतने आसानी से हमारा राज्य नहीं मिला है। इसके लिए कई लोगों ने लंबा एक संघर्ष रहा है कई लोगों का, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें जो वो अलग राज्य के रूप में मिला है। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में जाता है और लोकसभा से पारित होता है। फिर वो राज्यसभा में जाता है। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित होता है। 3 डेट आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको रखना है 2 अक्टूबर, ठीक है। यहीं पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी हम उसी तरह से तैयार किए हुए हैं। 2 अक्टूबर को यह जाता है लोकसभा में, यहां से पारित होता है लोकसभा से 2 अगस्त को। 11 अगस्त को जाता है कहां पे? तो यह जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा से पारित होता है 11 अगस्त को और फिर 25 अगस्त को राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन इनके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे इनका मोहर लगता है। उसके बाद जो कह सकते हैं कि तत्पश्चात 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में गठित हुई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके कि जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था उस समय वहाँ के हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। लोकसभा से कब पारित हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अगस्त को हुआ था। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 अगस्त हो जाएगा, है ना। 2 अगस्त होगा, 2 अक्टूबर नहीं होगा, 2 अगस्त होगा, ठीक ना, 2 अगस्त होगा। 2 अगस्त को जो वो लोकसभा से पारित हुआ, 11 अगस्त को जो वो राज्यसभा से और 25 अगस्त को जो वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें मुहर लगता है। उसके बाद जो वो झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को जो वो झारखंड राज्य जो वो एक 28वें राज्य के रूप में गठित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया, वह झारखंड के साथ साथ किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो बता दें कि झारखंड के चौथे राज्यपाल रहे वेद प्रकाश मारवा का निधन 5 जून 2020 ईस्वी को, 5 जून 2020 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो गया। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि वो झारखंड के कौन से राज्यपाल थे? तो चौथे राज्यपाल थे। किस नंबर के राज्यपाल थे? तो चौथे राज्यपाल थे। वे दिल्ली के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, जैसे झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तीनों राज्य के वो राज्यपाल रहे, जिसमें से झारखंड में जो वो 12 जून 2003 से लेकर के 9 दिसंबर 2004 ईस्वी तक वो झारखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में रहे। 2000 से 2001 तक जो वो मिजोरम के राज्यपाल रहे, और जबकि 1999 से लेकर के 2003 तक मणिपुर के भी राज्यपाल रहे। बताते कि वेद प्रकाश मारवा को 1989 में जो वो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी एक पुस्तक है अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अनसिविल वार नहीं, कम से कम कुछ याद होता है तो कम से कम इतना जरूर याद रखेंगे, अनसिविल वार्स, ठीक है। अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इतना कम से कम जरूर आप याद रखेंगे इनके बारे में, इस पुस्तक के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य 12 या 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यह जो वो प्रावधान
किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है पदभार ग्रहण करने से, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, आर्टिकल 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मुख्य सचिव से संबंधित सही कथन का चयन करें। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है, वह सचिवालय का किंग पिन होता है, वह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी ऑप्शन जो वो सही है। इनमें से किस अनुच्छेद को गांधीवादी तरीके की जीत यानी ए विक्ट्री ऑफ गांधीयन अप्रोच कहा जाता है? तो बता दें कि आर्टिकल 40 को, अनुच्छेद 40 को जो है वो गांधीवादी तरीके की जीत कहा जाता है, यानी अ विक्ट्री ऑफ गांधीयन अप्रोच कहा जाता है। तो यह भी सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है ना, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यह आर्टिकल है, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि सही मिलान करें। आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ऐसे प्रश्न भी आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। एक तरफ है आपका स्तर और दूसरा तरफ है सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो कौन होता है? तो पंचायत सेवक होता है। पंचायत सेवक जो होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO कहते हैं, है ना। और जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का सचिव होता है उप विकास आयुक्त यानी DDC। ठीक है, तो यहां से आपको इन सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन चेरोवंशी शासक कौन है जिसने पुराने किले का निर्माण कराया था? अब यहाँ पे देखिए, चेरोवंशी जिसने पुराने किले का निर्माण कराया था। अब देखिए यहाँ पे लातेहार जिले में अवस्थित पुराने किला का निर्माण प्रताप राय ने तथा नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने किया था। तो दोनों तरह से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा पुराना किला और दूसरा है नया किला। पुराना किला की अगर बात किया जाए तो प्रताप राय के द्वारा किया गया था, और नया किला की बात किया जाए तो इसका निर्माण मेदिनी राय के द्वारा, ठीक है, मेदिनी राय के द्वारा किया गया था, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में इन्होंने किया था। अब सवाल यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है तो आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, दौड़, लांगड़े, धुरु मजाक तथा वीर सेरेन लोकगीत किस जनजाति में प्रचलित लोकगीत के रूप में जाना जाता है? अब देखिए ये सभी जो वो लोकगीत के प्रकार हैं, अब आपको बताना है कि किस जनजाति में ये प्रचलित है। दौड़, लांगड़े, धुरु मजाक, वीर सेरेन। तो बता दें कि दौड़ जो है एक तरह का विवाह विषयक गीत है, जो कि विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। लांगड़े, डांटा, गुलवारी, धुरु मजाक, रिंजा, झीका, दासाएं, वीर सेरेन आदि जो वो लोकगीत जो है ये संथाल जनजातियों में प्रचलित लोकगीत के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संथाल जनजाति में। झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य मांदर, जिसका बायां मुंह चौड़ा एवं दाहिना मुंह जो होता है वो छोटा होता है। इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार के आकार का आपने देखा होगा, इस प्रकार के आकार का होता है, जो कि दाएं तरफ का मुंह जो होता है वो छोटा होता है और इस तरह का मुंह जो वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक विशेष प्रकार का लेप लगा होता है ना। तो छोटे मुंह वाली खाल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? जब आप उसमें आवाज देंगे तो वो काफी ज्यादा गूंजता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इस लेप को क्या कहा जाता है? तो किरण कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? किरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मांदर आपने देखा होगा, है ना। तो ये झारखंड का लोकप्रिय वाद्यंत्र भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बांसुरी झारखंड में सुशीर वाद्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। किस बांस की बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोंकी बांस।
डोंगी बांस से बनी बांसुरी जो होता है वो सबसे उत्तम किस्म का बांसुरी जो वो माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फगुआ के दिन जनजातीय लोग पाहन के साथ किसकी डाली गाड़कर लाते हैं, संवक लाते हैं और संवत जो वो जलाते हैं और मुर्गे की बलि एवं हंडिया का तपान चढ़ाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो यह फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें पाहन के साथ सेमल या अरंडी के डाली को गाड़ करके संवत जलाते हैं और मुर्गे की बलि दी जाती है, हंडिया का तपान चढ़ाया जाता है और दूसरे दिन फिर धुर खेल मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेमल या तो फिर अरंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफिका में एडमास नदी, यहाँ पे माफ कीजिएगा एडमास नदी है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एडमास नदी का उल्लेख है। ग्रीक भाषा में एडमास का आर्य अर्थ क्या होता है? एडमास का अर्थ जो वो क्या होता है? तो बता दें कि इसमें एडमास का जो अर्थ होता है वो होता है हीरा। झारखंड क्षेत्र में हीरा पाए जाने संबंधी कई ऐसे पुस्तक हैं और कई ऐसी नदियां हैं जिसका उल्लेख जो वो मिलता है। इसमें से पहला नदी आता है वो है इंद्रवाहक नदी। इंद्रवाहक नदी, फिर आता है ब्राह्मणी नदी और तीसरा है एडमास नदी। ये तीन ऐसी नदियां हैं जहां पे झारखंड के क्षेत्र में इन नदियों के रेत में जो वो हीरा पाए जाने संबंधी जो वो स्रोत मिलते हैं। अब ये स्रोत कहाँ से मिलता है? तो इंद्रवाहक नदी के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है वहां से यह पता चलता है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यहां से यह पता चलता है। ठीक है। ब्राह्मणी नदी के बारे में चेपुंजियों ने हिस्टवायरे डू ज्वायोकस एक नामक पुस्तक लिखते हैं। उसमें से बताते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी पर जो वो हीरा पाए जाने संबंधी उल्लेख इसका मिलता है। जबकि एडमास नदी के बारे में ज्योग्राफिया जो कि टॉलमी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है उसमें से जो है इसका उल्लेख मिलता है कि एडमास नदी के बारे में यहाँ पे जिक्र जो वो मिलता है। ठीक है। जबकि झारखंड में सोना पाए जाने संबंधी भी कुछ नदियां हैं, जैसे स्वर्णरेखा के रेत में जो वो सोने के कण पाए जाने संबंधी कुछ मिलता है। सोनभद्र, हिरण्यवाह और सोन जैसी नदियों में भी जो वो सोने के कण पाए जाने संबंधी कई स्रोत हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हीरा। झारखंड क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी में हीरा पाए जाने की चेपुंजियों ने अपनी किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? तो हिस्टवायरे डू ज्वायोकस। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी का इसने लिखा है तो इसको लिखा है टॉलमी ने, इसको लिखा है कौटिल्य ने। और हिस्टवायरे डू ज्वायोकस ये चेपुंजियों के द्वारा लिखा गया है। चलिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? और यह पुस्तक आपने जरूर पढ़ा होगा जब झारखंड का नामकरण पढ़ा होगा, झारखंड के पुस्तक आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे झारखंड नाम का उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में। ये भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि किस नाम से उल्लेख मिलता है और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। यूपीएससी जेपीएससी जैसे अन्य परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पुस्तक द हॉक आइस का विमोचन 2020 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के द्वारा इस पुस्तक का जो वो विमोचन किया गया था। इस मैगजीन था, एक मैगजीन के रूप में माना जाता है, यह एक मैगजीन था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुस्तक जो वो कुड़ुख ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कुड़ुख ग्रंथ की रचना जो वो किसके द्वारा किया गया? तो अल्बिनुस ए मिंज के द्वारा इस पुस्तक का रचना किया गया है। आदिवासी सरना विकास समिति ने इस पुस्तक पर आपत्ति जताया है और कहा है कि यह कुड़ुख नहीं बाइबल का ग्रंथ है। इस पर कई सारा विवाद छिड़ा हुआ था इसको लेकर के, इसलिए हमने इस पुस्तक को शामिल किया है। कुड़ुख ग्रंथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था जब यह पुस्तक जो वो प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे कुड़ुख ग्रंथ को किसने लिखा है? तो अल्बिनुस ए मिंज के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। मैंने छोटा नागपुर के कोयले खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है, यह कथन प्रेमचंद ने झारखंड के किस कवि के लिए कहा था?
तो यह सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण के बारे में। राधा कृष्ण बता दें कि झारखंड के जाने माने साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं और ये हिंदी के साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई सारी कहानियाँ, उपन्यास आदि इन्होंने लिखा है। जैसे कुछ कहानियों में बात करें तो रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल जैसी कहानी लिखी है। तो वहीं पे फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने और सपने बिकाऊ हैं जैसे चर्चित उपन्यास की रचना भी इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड के किस आदिवासी भाषा के लिखने के लिए डॉक्टर करमचंद अहीर ने झाड़ लिपि तैयार की थी? झाड़ लिपि, तो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झाड़ लिपि किसके लिए डॉक्टर करमचंद अहीर ने किस आदिवासी भाषा को लिखने के लिए झाड़ लिपि की तैयार किया था डॉक्टर करमचंद अहीर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंच परगनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंच परगनिया भाषा झारखंड की एक लिपि रहित भाषा है, जिसके लिए कोई लिपि का अभी तक लिपि नहीं है। तो ये एक लिपि रहित भाषा है, उसी को लेकर के झाड़ लिपि का निर्माण जो वो डॉक्टर करमचंद अहीर ने इसके निर्माण किया था। इस आदिवासी भाषा को लिखने के लिए डॉक्टर करमचंद अहीर ने झाड़ लिपि जो वो तैयार की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंच परगनिया भाषा के लिए। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड में आने वाला प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक में शामिल नहीं थे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक धर्म प्रचारक इसमें शामिल नहीं था। तो बता दें कि झारखंड में आने वाला जो प्रथम ईसाई मिशनरी था वो था गौस्नर मिशन। कब आया था? तो 2 नवंबर 1845 ईस्वी को। 2 नवंबर 1845 ईस्वी को वो रांची सबसे पहले पहुंचे थे। कौन? गौस्नर मिशन, जिसमें से 4 मिशनरियों को जो वो यहाँ पे प्रचार के लिए भेजा गया था, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक। तो ये 3 यहाँ पे तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, लेकिन स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जर्मन जो कि बर्लिन के बेथलहेम से फादर जी.ई. गौस्नर द्वारा यह 4 व्यक्तियों को भेजा गया था और गौस्नर मिशन के प्रचार प्रसार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो वो इन्हें भेजा गया था 2 नवंबर 1845 को। ये रांची आते हैं सर्वप्रथम, कोई भी ईसाई मिशनरी जो आया था वो यही था, गौस्नर मिशन। बाकी इसके बाद कई ईसाई मिशनरी झारखंड में आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा ही इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा खिलाड़ी हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो वो हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। ये सभी खिलाड़ी झारखंड से ही संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सी खिलाड़ी जो वो नहीं है। तो पूर्णिमा महतो, माइकल किंडो, सिल्वानिस डुंगडुंग और सुमराय टेटे, ये तीनों तो हॉकी खेल से संबंधित हैं, लेकिन पूर्णिमा महतो बता दें कि इनका संबंध जो वो तीरंदाजी से है, ना कि इनका संबंध जो वो किससे है? तीरंदाजी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीरंदाजी होगा, ना कि हॉकी। बाकी के अन्य 3 खिलाड़ी जो वो ये सभी जो वो हॉकी खेल से संबंधित हैं। सलीमा टेटे और निकी प्रधान, ये भारतीय हॉकी टीम में इनका 2021 में चयन भी हुआ था, है ना, भारतीय टीम में। तो ये भी आपको याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम में। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची किस खेल का स्टेडियम है? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो रांची में स्थित है, यह किस खेल का स्टेडियम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी। हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हॉकी से संबंधित यह स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात करें तो यह जमशेदपुर में स्थित है। एक आता है मोहन कुमार मंगलम। मोहन कुमार मंगलम यह कहाँ पे है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका बोकारो में है, मोहन कुमार मंगलम, ये नाम आपको याद रखने हैं। फिर आता है मेकन स्टेडियम, ये कहाँ पे है? तो रांची में है, और जबकि जयपाल सिंह स्टेडियम जो वो रांची में स्थित है। तो ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आयरन गेट के नाम से मशहूर हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो पहला तो आपको यहाँ से 2-3 सवाल बन सकते हैं कि वो किस खेल से संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना कि ये मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे माइकल किंडो, जिनका निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेगा प्रखंड के बैघमा गांव में उनका जन्म हुआ था। बैघमा, ठीक है, ये किस जिले में पड़ता है? तो सिमडेगा में, सिमडेगा जिले में।
ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1947 ईस्वी को, 20 जून 1947 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है। ये सिमडेगा में इनका जन्म हुआ था और 1972 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये झारखंड के पहले खिलाड़ी भी थे। इस दृष्टि से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है सही मिलान करें। कुछ यहाँ पे घाटियाँ दे रखी है, दैबोर घाटी, चंदन घाटी, फूलडुंगरी और बाराकोपा पहाड़ी। तो यहाँ पे इसका मिलान जो वो दूसरी ओर जिले दे रखे हैं, तो इसका मिलान जो वो दूसरी ओर आपको करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें दैबोर घाटी, तो दैबोर घाटी जो है ये कहाँ पे है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पे? तो ये रांची में स्थित है। अगला आता है चंदन साहित्य पहाड़ी। चंदन साहित्य पहाड़ी की अगर बात किया जाए, यह कहाँ पे है? तो यह जो है वो कोडरमा जिले में, ठीक है। फूलडुंगरी, फूलडुंगरी की अगर बात किया जाए तो यह कहाँ पे है? तो फूलडुंगरी जो वो गोड्डा में स्थित है, ठीक है। और बाराकोपा पहाड़ी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कुछ कुछ, थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाराकोपा पहाड़ी जो वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो ये मिलान आपको ध्यान रखने। दैबोर घाटी जो वो रांची में है, चंदन साहित्य पहाड़ी ये कहाँ पे? तो कोडरमा में स्थित है। फूलडुंगरी जो वो गोड्डा में है और बाराकोपा की पहाड़ी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? तो राजस्व जिलों की निगरानी हेतु अमील की नियुक्ति की गई थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अमील इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी इसका जो वो राइट आंसर होगा। राजस्व जिलों की निगरानी के लिए अमील की नियुक्ति होती थी। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब प्रभावी हुआ था? तो यह अधिनियम आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए तथा उनको जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह असफल रहा। इसको अधिनियमित जो किया गया था, अधिनियमित जो किया गया था वो कब किया गया था? इसे अधिनियमित 17 मार्च 1869 ईस्वी को, 17 मार्च 1869 ईस्वी को इसे अधिनियमित किया गया था। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कब से प्रभावी हुआ? तो प्रभावी अगर पूछे तो 1 अप्रैल 1869 ईस्वी से यह जो वो प्रभावी हुआ था यह अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रभावी पूछे तो बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1869 से। और कब यह अधिनियम जो वो अधिनियमित हुआ था? तो 17 मार्च 1869 को। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जब छोटा नागपुर भूधृत अधिनियम 1869 संतोषप्रद साबित नहीं हुआ, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को पारित करने की अनुमति बंगाल काउंसिल को दे दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अधिनियम को जनजातियों का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस अधिनियम को जनजातियों का महाअधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीएनटी एक्ट 1908 को। सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो यह भी सवाल हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो बंदोबस्त की अगर बात किया जाए तो सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 4 के धारा 17 में अधिभोगी रैयत के अधिकार या बंदोबस्त रैयत का अधिकार जो वो दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी धारा 17। अध्याय पूछे तो अध्याय कौन सा होगा? अध्याय 4 होगा। अध्याय 4 के धारा 17 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। किस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने बनाया था, जिसके नाम पर इसे यूल नियमावली भी कहा जाता है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि किस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने बनाया था, जिससे उसके नाम पर इसे यूल नियमावली के नाम से यानी यूल रूल्स के नाम से भी जाना जाता था। तो बता दें कि संथाल पुलिस नियमावली 1856 ईस्वी, ठीक है, 29 दिसंबर 1856 को संथाल पुलिस नियमावली 1856 बनाया गया। इस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल ने बनाया था, इसलिए इसके नाम पर ही इसे यूल नियमावली के नाम से जाना जाता है या यूल रूल्स भी कहा जाता है। 29 दिसंबर 1856 को ये डेट आपको याद रखने हैं, यह डेट भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
29 दिसंबर 1956 ईस्वी को यह नियमावली जो तैयार होता है, संथाल पुलिस नियमावली 1856 ईस्वी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 56 के तहत। तो धारा 56 इसका यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? तो ये आपको बताना है कि 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम के किस धारा को छोड़ करके सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 53। धारा 53 को छोड़ करके अन्य सभी धाराओं को जो वो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर में 9वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आप सभी को पता है कि उस समय हमारे संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। उसमें से आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हम लोग बार बार हम कमेंट करने के लिए आपको बोलते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें आप कमेंट जरूर करें। कम से कम एक बार जब आप उस चीज़ों को लिखेंगे ना और उसे आप डिटेल में लिखेंगे तो वो लंबे समय तक आप भूलेंगे नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करके उन चीज़ों को आप देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि यही कारण से आपको कम से कम नहीं भी पता था तो याद तो हो जाएगा। तो ये आप कोशिश ज़रूर करें। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा और ये आपका कोई समय बर्बाद तो हो नहीं रहा है, ये समय भी आपका काम का ही है। तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें जो भी चीज़, अगर कुछ आपको वैसे सवाल दिया जाता है तो आप उसके आंसर ज़रूर कमेंट किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 49। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से कितने वर्षों के भीतर किया जाएगा? तो यह बात जो वो इसका बताया गया था, 2 वर्ष के भीतर इसका जो वो प्रावधान किया गया था कि 2 वर्षों के भीतर उसका समाधान जो वो किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संथाल परगना में 1855 से लेकर के 1955 के दौरान हुए बंदोबस्त कार्यवाही पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बता दें कि यह रिपोर्ट तैयार करने का कार्यभार जे.एफ. गेंजर को सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? जे.एफ. गेंजर को सौंपा गया था। मिस्टर गेंजर से पूर्व सर ह्यूज मैकफरसन ने संथाल परगना बंदोबस्त रिपोर्ट जो वो प्रस्तुत किया था, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि यह रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किसे मिला था तो जे.एफ. गेंजर को मिला था। इसके पूर्व में कौन थे? तो सर ह्यूज मैकफरसन थे, जिन्होंने संथाल परगना बंदोबस्त का रिपोर्ट जो वो प्रस्तुत किया था। कब किया था? और जो कि प्रकाशित हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। माफ कीजिएगा 1869 नहीं, यहाँ पे 1969 होगा, है ना, 1969 होगा। ठीक है, इसको 1969 कर लीजिएगा। ठीक है, 1869 नहीं 1969 होगा। ठीक ना, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स BLR एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह कब पारित किया गया था? तो यह 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा BLR यानी बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। अगला सवाल है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से लगती है? यह सवाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसा सवाल है, क्या ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे क्या? तो बिल्कुल, कई बार झारखंड के मैप से भी आपको आने वाले एग्जाम में जो वो सवाल देखने को मिलेगा और आए दिन पूछा भी गया है सवाल। अगर आपने नहीं देखा है तो झारखंड SI का आप सेट उठा करके देख लीजिए, कई ऐसे सवाल हैं जो कि मैप से पूछा गया है।
इसमें से आपको बताना है कि कितने ऐसे जिले हैं जो या तो वो 2 राज्यों से लगता है या तो फिर 2 राज्यों से अधिक सीमा लगता है। तो पहले तो हम बताते हैं कि झारखंड की सीमा आखिर में कितने राज्यों से लगती है, पहला तो ये सवाल बनता है। तो सबसे पहले उत्तर में जो सीमा लगता है वो बिहार से लगता है, ठीक है। दक्षिण में उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा, ठीक है, हिंदी ही लिख देते हैं। इधर से हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया छत्तीसगढ़ और यहाँ पे हो गया यूपी। तो आप गिन लीजिए 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे झारखंड की सीमा जो वो लगती है। बिहार से झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो कि सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल से 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, झारखंड के 10 जिले। उड़ीसा से झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले, और एक जिला जो वो यूपी से साझा करता है वो केवल है गढ़वा। गढ़वा ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार से भी, यूपी से भी और छत्तीसगढ़ से भी। तो एक तो हो गया पहला जिला आ गया, वो आपका हो गया गढ़वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जिला देखिए साहेबगंज। साहेबगंज जो वो ये बिहार से भी सीमा अपना साझा करता है और ये वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है। ये दूसरा जिला हो गया। तीसरा जिला आपका है दुमका। दुमका भी देखिए यहाँ पे बिहार से भी ये सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल से भी। तो ये आपका 3 जिला हो गया। एक हो गया पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम अगर देखिए तो पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और उड़ीसा से भी। फिर आता है वो है सिमडेगा। सिमडेगा ये आपका हो गया। और एक आपका है सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पे देखिए 3 ऐसे जिले हैं जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। सिमडेगा जो ये हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। तो झारखंड के कुल 6 ऐसे जिले हैं कि या तो वो 2 राज्यों से या तो 2 से अधिक राज्यों से सीमा साझा करती है। तो 6 ऐसे जिले हैं झारखंड के। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक आपका लोहरदगा और एक आपका खूंटी, ये 2 ऐसे जिले हैं झारखंड के। ये 2 ऐसे, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, आपको पता चल जाएगा। ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, यानी किसी भी राज्यों से वो सटा हुआ नहीं है। बाकी सभी जिले किसी न किसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन लोहरदगा और खूंटी ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान सकते हैं, है ना, जो कि किसी राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करता। यह भी सवाल पूछा गया कई बार। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी के 5 परगना में बटा हुआ, तो ये सभी चीज़ें तो आपको पता ही होगा पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जिले ऐसे हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जिला झारखंड की छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जिला जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ आखिर में झारखंड के है किधर। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, यानी ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल है, लेकिन ये पूर्वी सीमा साझा करता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल है तो मतलब झारखंड के पश्चिम में होगा। कई बार हम भी कभी सोचा करते थे कि अगर पश्चिम बंगाल है तो झारखंड के पश्चिम में होगा, लेकिन ये पूर्व में है। और पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है ना। छत्तीसगढ़ में देखिए एक तो है पहला गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला और चौथा है सिमडेगा। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा नहीं है। गढ़वा तो देखिए यहाँ पे है, लातेहार ये भी है, लोहरदगा देखिए नहीं है। अभी हमने बताया था कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोहरदगा ऐसा जिला है जो कि छत्तीसगढ़ से क्या किसी भी राज्य से सीमा अपनी साझा नहीं करता है। ये लोग बेचारा अपना अलग रहते हैं। लोहरदगा और खूंटी ये दोनों बोलते हैं कि हम किसी राज्य से अपना कोई मतलब नहीं है भैया, हम लोग अपना झारखंड में ही किसी जिले से सट करके हम लोग रह लेंगे, किसी राज्य से अपना सीमा हमको नहीं लगना है। तो ये दोनों लोग जो वो काफ़ी गरीब लोग हैं जो कि बीच में पड़े हुए हैं, ठीक ना, अपना शांत रहते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर मौजूद है। तो किस चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है, ये सवाल है। तो पहले इसके बारे में बताने के पूर्व में बता दें कि आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टान जो होता है ना, आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टान जो होता है
उसको पैतृक चट्टान कहा जाता है। ये परत वाली चट्टानें होती है जो कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में जो वो पाई जाती है। अगर हम यहाँ पे मैप के आधार पर देखें तो मैप से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा जिला यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला है कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। उसके बाद है सरायकेला खरसावां, तो यहीं पे है सरायकेला खरसावां भी। उसके बाद है सिमडेगा, तो सिमडेगा ये है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी, तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूरब। तो देखिए कुछ यही सेक्टर में जो है, ये सेक्टर में ज़्यादा जो है वो ये पाया जाता है इस प्रकार का चट्टान। तो आर्कियन ग्रेनाइट और नीस एवं धारवाड़ किस्म की चट्टान को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। यही कारण तो है कि पश्चिमी सिंहभूम को आप ले लीजिए ना, जिसमें से कई ऐसे खनिज भंडार हैं जो कि आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलेंगे, सरायकेला खरसावां में मिलते हैं, आपको पूर्वी सिंहभूम में मिलते हैं, जो कि जमशेदपुर इसका उदाहरण भी है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। अगला सवाल है कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरवत पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। तो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बता दें कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता है ना, ये पारसनाथ की पहाड़ी जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये तो आपको पता है, और इसको फीट में अगर बदलें तो 4480 फीट के लगभग में होता है, 4480 फीट के लगभग में होता है, और ये मीटर में है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी। लेकिन अगर पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका है सरवत पहाड़ी। तो ये नाम तो हमने शामिल कर दिया इसमें। ये है किस जिले में, तो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है सरवत पहाड़ी या गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के सरवत गांव में है। तो सरवत गांव के नाम पर ही इनका नाम जो पड़ा है वो सरवत पहाड़ी पड़ा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 4000 फीट है। तो 4480 फीट जो वो पारसनाथ की ऊंचाई है, और सरवत पहाड़ी की ऊंचाई जो वो 4000 फीट है ना, 4000 फीट है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला राजमहल की पहाड़ी में कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं, झाड़ियाँ बोलते रहे, कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है। गुंबदनुमा पहाड़ियों को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इनमें से कुछ गुंबदनुमा पहाड़ियाँ भी देखने को मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बता दें कि राजमहल की पहाड़ी में फैली नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी, जो कि नुकीली पहाड़ी होती है इस प्रकार की, इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, टोंगरी कहते हैं, ठीक है। और जो इस प्रकार के गुंबदनुमा आकार का जो पहाड़ी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे डोंगरी कहा जाता है, डोंगरी, ठीक है। अब देखिए टोंगरी, ट जो है वो थोड़ा मतलब नहीं बोलते हैं कि थोड़ा टफ वर्ड मिलता है, लगता है, और ये सीधा वर्ड लगता है। थोड़ा ड जो वो सम्मानजनक वर्ड मिलता है, ड ट थोड़ा सा क्या है कि कठिन शब्दावली मिलता है थोड़ा सा, है ना। तो देखिए ये नुकीला है जो कि थोड़ा खतरनाक है, तो ट यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। और ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा खतरा नहीं है, ये थोड़ा आराम से हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, है ना। तो गुंबदनुमा पहाड़ी जो होता है उसको डोंगरी कहा जाता है, और जो नुकीला होता है उसको टोंगरी कहा जाता है, ठीक है। तो ट और ड ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, गुंबदनुमा, तो गुंबदनुमा को क्या बोल देंगे, डोंगरी बोलेंगे। पाट क्षेत्र से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो पाट क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इससे संबंधित सही कथनों का चयन करें। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ को छोड़ करके, तो ये बिल्कुल सही है। इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं जिसकी आकृति चतुर्भुजाकार है, तो ये गलत है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन और निचला भाग टाण कहलाता है। देखिए यह उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो केवल एक सही होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम झारखंड का मैप में आएंगे तो उसके बारे में भी मैप में थोड़ा हम यहाँ पे मैप शामिल नहीं कर पाए। पाट क्षेत्र को जो वो पश्चिमी पठार कहा जाता है, ना कि पूर्वी पठार, ठीक है। इसे पश्चिमी पठार कहा जाता है, ठीक ना। तो पहला बात तो इसे पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है, और इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। यह भूभाग जो वो त्रिभुजाकार है, यानी यह त्रिभुजाकार है, ना कि चतुर्भुजाकार। इसलिए यह जो है वो ऑप्शन गलत हमने किया था। और इस क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है वो उसे टाण कहा जाता है,
यह जस्ट उल्टा किया गया है ना। ऊपरी भाग को दोन कर दिया और निचले भाग को टाण कर दिया है, जबकि ये उल्टा होता है। ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जस्ट उल्टा कर दिया गया है, बाकी की चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान करें। कुछ नदियां यहाँ पे दे रखा है और उसका उपनाम आपसे पूछा जा रहा है। सोन नदी का उपनाम क्या है? तो चलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझने का प्रयास करते हैं। बता दें कि पहला है सोन नदी। तो सोन नदी को हिरण्यवाह कहा जाता है ना। इसके बारे में अभी हमने बात किया था। हिरण्यवाह में सोने के कण पाए जाने के प्रमाण भी देखने को मिल रहा था। पुनपुन नदी को कीकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है। फाल्गु नदी को क्या कहते हैं? फाल्गु नदी को अंतः सलीला कहा जाता है, जबकि सकरी नदी को क्या कहते हैं? सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। सकरी नदी को सुमागधी कहते हैं, फाल्गु को अंतः सलीला, सोन नदी को हिरण्यवाह और पुनपुन नदी को कीकट या बमागधी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी उपनाम आपने अच्छे से एक बार देख लीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से सवाल जो वो आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की नदियों के प्रवाह या अपवाह के आधार पर सही क्रम का चयन करें। यानी किसका अपवाह जो वो ज़्यादा लंबा है उसके आधार पर आपको यहाँ पे चयन करना है इनमें से। तो बता दें कि दामोदर तो सबसे लंबा है, ये तो क्लियर हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दामोदर के बाद आता है स्वर्णरेखा, तो दामोदर और स्वर्णरेखा ये तो ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है दक्षिणी कोयल, तो उसके बाद आता है दक्षिणी कोयल। ये उत्तरी कोयल नहीं होगा, ये आपका दक्षिणी कोयल। अब दक्षिणी कोयल के बाद जो आता है वो आता है आपका उत्तरी कोयल, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा किलोमीटर के आधार पर हम बताने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आता है दामोदर, दामोदर के बाद आता है स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद आता है आपका दक्षिणी कोयल, है ना। दक्षिणी कोयल इस तरह से लिख दे रहे हैं हम, और दक्षिणी कोयल के बाद आता है उत्तरी कोयल, ठीक है। दामोदर का जो कुल डिस्टेंस है वो है 12,800 किलोमीटर। इसका अपवाह जो है, इसका जो है वो है 11,868 किलोमीटर। दक्षिणी कोयल का है 11,099 किलोमीटर, और इसका जो है वो 9,030 किलोमीटर इसको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका क्रम भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल भी आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अब देखिए सवालों का थोड़ा लेवल जो वो बढ़ाया जा रहा है, तो उसके आधार पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, एक तरफ गर्म जलकुंड दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। तपातपानी, तातापानी, तेतुलिया और लालाउदा। तो तपातपानी की अगर बात किया जाए, तातापानी तो लातेहार में है ना, ये तो आपको पता चल गया। तपातपानी ये दुमका में है, तेतुलिया धनबाद में और लालाउदा पाकुड़ में है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाता? ए का 1, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा आपका 4। इस तरह से मिलान करने के लिए भी आपको ऑप्शन में देगा, तो ये ऑप्शन हमने शामिल नहीं किया, डायरेक्ट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवाल, चीटा, नगरा, जोबरा, हलमाद, हासा आदि किस मिट्टी के स्थानीय नाम है? ये सभी मिट्टी के स्थानीय नाम है। उस मिट्टी के नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंकीली मिट्टी। बता दें कि ये सभी पंकीली मिट्टी के ही स्थानीय नाम है। किसी भी पंकीली मिट्टी का जो स्थानीय रूप में जो नाम दिया जाता है वो ये सभी नाम के जाना जाता है। अगला सवाल है, कुजरी तेल जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, तो यह तेल किस वृक्ष के बीज से निकाला जाता है? यह तेल जो है वो किस वृक्ष के बीजों से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। कुजरी तेल, तो कुजरी तेल जो होता है ये साल या सखुआ के तेल को कुजरी तेल कहते हैं। साल को झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, और साथ ही साथ आदिवासियों में ये पूजनीय वृक्षों के रूप में जाने जाते हैं, ये पूज्य वृक्ष के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी साल वृक्ष। तो साल या सखुआ के तेल को ही कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि झारखंड की पहली औद्योगिक नीति की प्रभावी तिथि कब थी? तो झारखंड की पहली औद्योगिक नीति, यहाँ से औद्योगिक नीति से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो झारखंड की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में किया गया था, और इसका प्रभावी तिथि जो है वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 31 मार्च 2005 तक है। 15 नवंबर 2000 से लेकर के 31 मार्च 2005 तक इसका जो वो प्रभावी तिथि है। दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में आई, और इसका प्रभावी तिथि जो था वो 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं
झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की प्रभावी तिथि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कुल 9 अध्याय हैं। झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 हो सकता है कि कब आया, तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 2008 में, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय हैं। झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का जल नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 2016 में इसका निर्माण हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। चाईबासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया था 25 सितंबर 2014 ईस्वी को खाद्य अधिनियम जो वो पारित किया था। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो टेल्को की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टिस्को से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, टाटा स्टील से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये टेल्को के बारे में पूछा जा रहा है ना। एक 1907 था, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जिसमें से 1911 में उसमें उत्पादन की शुरुआत होता है। इस्पात की शुरुआत जो 1913 से होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग है, ये अलग रखा गया है। यहाँ से पूछा जा रहा है टेल्को के बारे में, ठीक ना। ये लोकोमोटिव निर्माता कंपनी है। बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 ईस्वी में की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1964 में आया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक था। फिर 1956 से लेकर के 61 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और 1961 से लेकर के 1966 तक जो था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना था। फिर 1966 से लेकर के 69 तक जो है वो योजना अवकाश काल ये रहता है, 3 साल का एक वर्षीय प्लान यहाँ पे आया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी पंचवर्षीय योजना ये तो सभी को पता ही होगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो आया था वो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो चलिए इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि 100 क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित की गई। इसमें उत्पादन किस वर्ष में से आरंभ हुआ? तो इसमें उत्पादन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित तो किया गया, उसमें उत्पादन किस वर्ष से आरंभ हुआ ये आपको बताना है। तो स्थापना तो 1958 में हुआ था, स्थापना 1958 में हुआ था, है ना। लेकिन इसमें उत्पादन का कार्य जो होता है वो 1963 ईस्वी से इसकी उत्पादन कार्य शुरू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में स्थापित है? बिहार स्पंज आयरन, तो बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, जो कि चांडिल आपने नाम पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे स्थित है, और जिसका स्वामित्व जो वो मोदी उमेश कुमार के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्वी सिंहभूम चांडिल में स्थित है। पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। यह किस जिले में अवस्थित है? तो बता दें कि यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले मंडल डैम परियोजना। ये उत्तरी कोयल पर लातेहार जिले में अवस्थित एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण योजना है? क्योंकि इस योजना की शुरुआत 1972 ईस्वी में कर दी गई थी। फिर इसे 1990 में इसे फिर रोक दिया गया, फिर ये बाद में चालू किया गया, फिर कई बार इसमें बीच में रोका इसलिए गया था क्योंकि इसका जो क्षमता था वो काफ़ी ज़्यादा उस समय क्षमता इसका था, जिसको उसके क्षमता को कम करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उसके नीचे पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य था और भी कई ऐसे अभ्यारण्य थे जिसको नुकसान हो सकता था और काफ़ी जीव जंतुओं का क्षति हो सकता था। इसलिए उसमें जो वो लोगों ने विरोध किया उसका, और उसके बाद उसे रोक दिया गया। लेकिन अंततः जो वो 5 जनवरी 2019 को इसका जो वो उद्घाटन किया गया, इसका जो वो कंप्लीट किया गया। खर्च इसमें अगर बात करें तो 2391.36 करोड़ 2391.36 करोड़ इसमें जो वो कुल खर्चा आया है, इतना करोड़ रुपया।
सिंचाई की अगर बात करें तो 19,604 हेक्टेयर इसमें इसके मदद से जो वो सिंचाई हो सकेगा इतना हेक्टेयर में, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो इसका आंसर लातेहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद करके किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ठीक है। 18 वर्ष तक लड़कियों को 40,000 रुपये झारखंड सरकार के द्वारा 6 किस्तों में दिया जाएगा और इसकी शुरुआत चाईबासा से हुआ था और कुल लाभार्थी जो है इसमें 26 लाख परिवार को जोड़ने का प्रयास किया गया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सही मिलान करें, एक तरफ पद्मश्री पुरस्कार विजेता है और एक तरफ वर्ष है। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु शशधर आचार्य और छुटनी महतो, इन सभी को कब कब जो वो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? ये सभी जो वो झारखंड राज्य से ही संबंधित व्यक्ति हैं और सबका अपना अपना क्षेत्र है। अगर आपको क्षेत्र विशेष भी जानना है तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी सवाल जो वो बन सकता है कि दिगंबर हांसदा किस क्षेत्र से संबंधित हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है, शशधर आचार्य किस क्षेत्र से संबंधित है और छुटनी महतो किस क्षेत्र से संबंधित है। इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। दिगंबर हांसदा को 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2019 में, शशधर आचार्य को 2020 में और छुटनी महतो को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह से इसका मिलान होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 23 सितंबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जिसे PMJAY के नाम से भी जाना जाता है ना, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर भी इसे नाम दिया गया है ना। दरअसल क्या है कि उसी समय यह ऐसी योजना जो वो एक कह सकते हैं कि अमेरिका में शुरुआत किया गया था, जिसे ओबामा केयर नाम दिया गया था। तो उसी के तर्ज पर यह योजना जो वो झारखंड नहीं पूरे भारत में लाया गया, जिसको मोदी केयर नाम दिया गया है ना। तो इसे मोदी केयर भी नाम दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोदी केयर इसका नाम भी दिया गया था। आयुष्मान भारत योजना जो वो विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जाना जाता है। झारखंड में इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची से इसकी शुरुआत हुई। इसमें कुल लाभ जो वो 29,05,180 लोगों तक अभी तक लाभ पहुंचाया जा सका है। इसमें कुल 19 सरकारी अस्पतालों को इसके तहत जोड़ा गया है झारखंड में। और इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी जो इसको शामिल किया गया वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे एक शब्दावली आपसे पूछा जाता है कि NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, NHPS, यहाँ पे S है, H नहीं है ना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस गांव से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलिहातू गांव से। 17 सितंबर 2017 को अमित शाह ने खूंटी जिले के अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से शहीद ग्राम विकास योजना की शुभारंभ इन्होंने किया था उलिहातू गांव से, ठीक है। तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो अमित शाह के द्वारा, जो कि उसमें केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जाने जाते, ठीक ना। झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 आपसे पूछा जा रहा है। तो बता दें कि एक एक करके हम बताने का प्रयास करते हैं। बिटिया वर्ष ये 2012 में झारखंड में जो वो घोषित किया गया था। महिला उद्यमी वर्ष ये 2017 में। गरीब कल्याण वर्ष ये 2018 में घोषित किया गया था और निरोग बाल वर्ष ये 2019 में इसे घोषित किया गया था। जबकि 2020 में इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में जो वो पूरा वर्ष जो वो घोषित किया गया था 2020 का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के शुभ अवसर पर वर्ष 2020 को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया था, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अगर बारे में बात करें तो इसे द लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इसीलिए इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया है। द लेडी विद द लैंप इनका उपनाम भी है। कई बार पूछा जाता है कि द लेडी विद द लैंप किसके नाम किसे जाना जाता है इस उपनाम से?
तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ठीक है, तो 1820 में उनका जन्म हुआ था तो 200 वर्ष हो रहा था, है ना। 1820 में जन्म हुआ था तो 200 वर्ष हो रहा था 2020 में, इसीलिए इस वर्ष को जो वो पूरा घोषित किया गया ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो नर्स ही थी एक ठो, जो कि गरीबों की मदद किया करती थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी। झारखंड के पहले महिला अभियंत्रण कॉलेज की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड की पहली महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत गोला रामगढ़ जिले में हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोला रामगढ़, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष सिंहभूम जिला को देश के प्रथम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित किया गया? गज आरक्ष्य यानी एलिफेंट रिजर्व। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हिंदी शब्दावली यूज़ हो गया ना, हाँ, थोड़ा इंग्लिश भी लिख देते हैं, ठीक रहेगा, ना तो थोड़ा दुख ज़्यादा लगेगा। एलिफेंट का स्पेलिंग ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्पेलिंग थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है तो चलेगा, उतना नहीं देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 सितंबर 2001 ईस्वी को। 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार ने सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित जो वो किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 26 सितंबर 2001 ईस्वी को। 1994 ईस्वी में स्थापित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी रांची जो वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सपही नदी पर यह जो वो बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ईचागढ़ पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार यह झारखंड के किस जिले में है? तो यह सरायकेला खरसावां में स्थित है। जबकि साहेबगंज में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है उधवा पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, है ना। ये साहेबगंज में है, जो कि 1991 में इसका स्थापना किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 150 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रांची का गेतल सूद में हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा शुरुआत तो बहुत पूर्व में हुआ था, लेकिन अभी तक भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है अच्छे से। 20 फरवरी 2019 को इसके बीच में एक MOU हुआ था सेकी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और JBVNL रांची के बीच में MOU हुआ था 20 फरवरी 2019 को, जिसमें से बात किया गया था कि गेतल सूद में 100 मेगावाट का और धुरवा में 50 मेगावाट का जो वो तैयार किया जाएगा तैरता हुआ सोलर प्लांट के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट की अगर बात करें तो चीन के अनहुई प्रांत में है। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो वो चीन के अनहुई प्रांत में। ये थोड़ा सा पुराना डाटा हो सकता है कि नया अगर आपको बदल गया होगा तो नहीं बता सकते, लेकिन ये अपने जानकारी के अनुसार से हम बता रहे हैं, आप इसमें देख लीजिएगा थोड़ा वर्ल्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहराय व कोहबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ये आपको बताना है। तो कोहबर और सोहराय कला हजारीबाग झारखंड की 2 प्रमुख लोक कला है, ये बिल्कुल सही है। चित्रकला मानव विकास एवं उसके सभ्यता को दर्शाता है। मूल रूप से दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। सोहराय व कोहबर कला किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला यह पहला GI टैग है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय और कोहबर से संबंधित। चर्चा में रहा चियांकी एयरपोर्ट झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू इसका राइट आंसर हो जाएगा चियांकी एयरपोर्ट के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चियांकी एयरपोर्ट इसलिए चर्चा में था क्योंकि हाल ही में नहीं बोल सकते, ये थोड़ा कुछ दिन पूर्व की बात है कि उसमें वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे पलामू के मेदिनीनगर का चियांकी एयरपोर्ट, तो इसीलिए अपने चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो इसलिए ये चर्चा में था, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिए। चलिए, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके मेदिनी राय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह नाम पलामू के शासक रहे मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है, ठीक ना। चेरो शासन का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासनकाल के कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ याद रखना है कि 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के ब्रिटिश कमिश्नर इरिस्मन कोलोनल एडवर्ड डाल्टन के नाम पर जो रखा गया था, इस जगह का नाम रखा गया था वो डाल्टनगंज रखा गया था, जिसका नाम बदल करके इसे 2004 में इसका नाम बदल करके झारखंड सरकार ने मेदिनी नगर इसका नाम कर दिया गया, डाल्टनगंज का नाम, जो कि एक ब्रिटिश कमिश्नर थे उसी के नाम पर रखा गया था, है ना। 1861 में छोटा नागपुर के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे
एडवर्ड डाल्टन, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था डाल्टनगंज, जिसका नाम बदल करके 2004 में जो है वो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेदिनीनगर है ना। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार, जो कि सर्वाधिक है। और एक न्यूनतम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाए तो जामताड़ा हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो जामताड़ा और सबसे अधिक पूछे तो लातेहार। ये दोनों याद रखना है। भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र झारखंड में, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्र का है ना, कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन जो है वो भारत में, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कितना प्रतिशत वन जो है वो झारखंड में है। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई, तो यह राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1988 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बना था, तो ये 1952 ईस्वी में बना था। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला सवाल है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो बता दें कि 2009 में इसका जो वो गठन हुआ। और 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 में घोषित किया गया। और यहाँ पे ऑप्शन हम 2008 लगा दिए, 2009 होगा है ना। 2009 में इसे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ 2009 में, और 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषणा किया गया था। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए भूकंप तो है, चक्रवात भी है और ज्वालामुखी विस्फोट भी है, लेकिन नाभिकीय विस्फोट जो ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो 2006 ईस्वी में हुआ था। और यह सवाल काफी बार पूछा भी गया है, काफी रिपीटेड सवाल है, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। अब सवाल उठता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्षता कौन करता है, तो मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त जो है वो जिला आपदा प्रबंधन का जो वो अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्य का सबसे लंबा नदी पुल श्रीनगर पांडुका पुल किस नदी पर बन रहा है, तो झारखंड के गढ़वा कांडी प्रखंड के श्रीनगर और बिहार रोहतास के नौहट्टा प्रखंड को पांडुका के बीच सोन नदी पर बन रहा है। तो यह जो बनाया जा रहा है वो सोन नदी के बीच में बनाया जा रहा है। ये झारखंड और बिहार को, ये दोनों को जोड़ने के लिए है ना, गढ़वा और बिहार के जो वो रोहतास, ये दोनों को जोड़ने के लिए यह जो वो पुल बनाया जा रहा है ना, झारखंड और बिहार को। निम्न में से किनका संबंध झारखंड में स्वदेशी आंदोलन से रहा है, अब देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा नागरमल मोदी। नागरमल मोदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया, यह सवाल आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका जो अनावरण किया गया 15 अगस्त 2020 ईस्वी को, 15 अगस्त 2020 ईस्वी को इसका अनावरण किया गया। पहले का आपको तो पता ही है कि चार जे इस तरह से करके आपका इसका जो है वो बना हुआ था है ना, लोगो इस तरह से करके बना हुआ था, 4 जे और यहाँ पे बीच में इस तरह से करके कुछ साइन बना हुआ था है ना। ये पहले का जो है वो लोगो था, झारखंड सरकार का प्रतीक चिन्ह था। लेकिन अब नया जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये आपका नया लोगो है जो झारखंड सरकार का, ये बन करके 15 अगस्त 2020 को लागू और अनावरण किया गया। बता दें कि इसमें जो स्थान दिया गया वो पलाश फूल, आप देख सकते हैं ये पलाश फूल है। यहाँ पे राष्ट्रीय पशु जो राजकीय पशु, राष्ट्रीय नहीं राजकीय पशु है ना, राजकीय पशु जो हाथी है उसको, और सौरा चित्रकारी, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही है ना इस तरह की, ये सौरा चित्रकारी है, उसको भी शामिल किया गया। इसमें से कुल 7 गोल घेरे हैं। कितने गोल घेरे हैं, तो 7 गोल घेरा है, 7 गोल घेरा है, 24 हाथी है, उसके बाद 24 पलाश का फूल है, 24 जोड़ा, और 24 मानव जोड़ियां जो वो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे है ना। और 24 पलाश का फूल है और 24 हाथी है। हाथियों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो 24 हो जाएगा। ये 24 जिलाओं को हो सकता है कि 24 जिलाओं को दर्शाता होगा है ना। और राजकीय फूल जो है यहाँ का पलाश है, इसलिए पलाश फूल को भी इसमें शामिल किया गया है।
नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, या तो ऊपर में झारखंड सरकार नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये दोनों एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। साहेबगंज स्थित मल्टी मॉडल बंदरगाह का उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन इसका 12 सितंबर 2019 ईस्वी को हुआ था, 12 सितंबर 2019 ईस्वी को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। साहेबगंज के समदा नाला नदी जो कि गंगा तट पर स्थित है, जिसका लागत 280 करोड़ रुपया रखा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो वो एक जो कि हल्दिया से इलाहाबाद है उससे जुड़ेगा, और इसका नामकरण जो किया गया वो अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में इसका नामकरण किया गया। झारखंड में यह बंदरगाह अपनी तरह का इकलौता बंदरगाह के रूप में माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 99वें प्रश्न की ओर। 99वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो सवाल है कि हाल ही में किस स्थान पर झारखंड की पहली और भारत की चौथी टंगस्टन भंडार खोजा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो गढ़वा जिले के सलतुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी का टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आप सभी को पता ही है, बिजली बल्ब बनाने में, फाइटर जेट विमान वगैरह में, रॉकेट में, एयरक्राफ्ट वगैरह में जो भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में, और भी कई तरह के दांत के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान वाली जगह में इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। झारखंड में जो वो यह पहला जो वो इस प्रकार का ये टंगस्टन भंडार जो वो खोजा गया है। इसके पूर्व में भारत में अगर बात करें तो राजस्थान के नागौर जो कि डेगाना के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में, और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टंगस्टन भंडार जो वो पहले खोजा गया है। चलिए आज के आखिरी सवाल की ओर आते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आपको जवाब देना है। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुज कुमार सिन्हा, नीलोत्पल मिरनाल, जसिंता केरकेटा या शैलेंद्र महतो। इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा सेशन जरूर रहा है, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो काफ़ी चीज़ों को आपने रिलेट कर पाया होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।